नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो 5 के प्रहार में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और ऑपरेशन सिंदूर पर आज सेना ने फिर से प्रेस ब्रीफिंग की है। सेना ने कहा कि भारत ने 7 मई को आतंकी ठिकानों पर हमला किया। हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। पाक सेना ने आतंकियों का साथ दिया। पूरी दुनिया ने देखा भारत का एयर डिफेंस सिस्टम अभेद्य है। सेना की तरफ से रामचरितमानस का दोहा दोहराते हुए कहा गया कि भय बिनु प्रीति न होई। सेना ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के पाप का घड़ा भर चुका था और इसीलिए आतंकियों के ठिकानों पर हमला करना बेहद जरूरी था। आतंकियों के ठिकानों को हमने नेस्तनाबूद किया। सेना ने कहा कि हमारे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम को भेजना असंभव था पाकिस्तान के लिए। सेना आगे भी हर मिशन के लिए तैयार है, हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। पाकिस्तान अपने नुकसान के लिए खुद जिम्मेदार है। तो वहीं पीएम मोदी आज रात को 8 बजे इस देश को संबोधित करेंगे, देश की जनता को संबोधित करेंगे और देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज प्रधानमंत्री देंगे। आज इसी पर करेंगे महत्वपूर्ण चर्चा। पहले देखिए ये रिपोर्ट। भय बिनु होई न प्रीति, भारतीय सेना का पाक को सीधा संदेश। विनय न माने जल भी जल, भय तीन दिल भी, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीति। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। पहलगाम हमले के बाद पाक के पाप का घड़ा भर गया था। पहलगाम तक पाप का ये घड़ा भर चुका था। आतंक की लड़ाई को पाक सेना ने खुद की बना लिया। पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। पाक सेना ने आतंकियों का साथ दिया, भारत ने जवाब दिया। मजबूत एयर डिफेंस से पाक का हर वार विफल। भारतीय सेना ने मिशन को अचीव किया, अगले मिशन के लिए तैयार। तो सेना लगातार तैयार है। भारत की संप्रभुता अखंडता की रक्षा करने के लिए हमारी सेनाएं प्रतिबद्ध है और हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि किस तरीके से जहां पर हमें कार्रवाई करनी थी वहां हमने कार्रवाई करके दिखाई। आज सेना की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसका सीधा और साफ संदेश क्या था, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया को भारत की धरती से संदेश देंगे, देश की जनता को आज संबोधित करेंगे। 8 बजे उस पर भी हमारी नजर रहेगी। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे खास मेहमानों का, जिसमें सुरेश गर्ग साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रतीक सिंह जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। संजीव श्रीवास्तव साहब विदेश मामलों के जानकार। और रिटायर्ड ब्रिगेडियर जीवन राजपुरोहित साहब हमारे साथ हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। साथ ही हमारे साथ है रिटायर्ड कर्नल शौकत अली खान साहब, एक्सपर्ट डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत। एक एक टिप्पणी, सबसे पहले राजपुरोहित साहब आपकी टिप्पणी के साथ शुरुआत करेंगे। आज दूसरे दिन भी सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, सीधा संदेश क्या रहा जब सेना की तरफ से कहा गया कि भय बिन होत न प्रीति, और कैसे इसे देखें? क्या हमने जो टारगेट तय किए थे उनको निशाना बनाया? क्या हमें जो मैसेज देना था वो हमने मैसेज दे दिया? पाकिस्तान के भीतर तक दहशत पैदा कर दी है। जी जी, कल जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी आज उसका डबल चार्ज डिलीवरी था और जो आज डिलीवर किया वो उन्होंने फैक्ट्स के साथ में, सबूतों के साथ में और हालात का पूरा जायजा लेकर के पाकिस्तान ने क्या किया, हमने क्या किया, बहुत बखूबी तीनों डीजीएमओज ने हमारी तैयारी, हमारा एक्शन प्लान और हमने इस पूरे एक्शन प्लान को कैसे साबित किया, कैसे हमने एग्जीक्यूट किया और साथ में पाकिस्तान का जो प्लान था उसको कैसे धराशायी किया। ये सारी कहानी बहुत ही अच्छे और सलीक तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मेरे ख्याल से तीनों डीजीएमओज ने पूरे देश को बताई और ये बताया कि अगर कोई कोशिश करेगा तो भारत के ऊपर आंख उठा करके नहीं देख सकता। जो भय बिन होय न प्रीत वाली जो उक्ति कही, रामायण की चौपाई कही, ये इसने बिल्कुल साफ क्लियर कर दिया है कि अब हम पैसिव नहीं रहेंगे, अब हम प्रोएक्टिव रहेंगे, हम आगे बढ़ के आप पे नजर रखेंगे। अगर आपने कुछ करने की कोशिश की तो हम आपको आपके चलने से पहले आपकी टांगें काट देंगे। ये बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने ये संदेश दिया।
हाँ बिल्कुल राजपुरी साहब, लेकिन शौकत साहब, आज की सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या महत्वपूर्ण संदेश, और इसे आप कैसे देखते हैं? आपकी टिप्पणी, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगा। जी शौकत साहब। देखिए हेमंत जी, जहां तक आज की ब्रीफिंग का सवाल है, हमारे जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने जिस तरह से जितनी भी ब्रीफिंग कंडक्ट की है, उसमें उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करेंगे, लेकिन अगर दुश्मन मुल्क हमारे देश के अंदर आकर के बिना किसी वजह के हमारे लोगों की जान लेगा, तो उसका हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। और वो उन्होंने साबित करके दिखाया कि जिस तरह से हमने आतंकवादियों के गढ़ों को तहस नहस किया, जैसे हमने उनके गढ़ों को ढा दिया। हमारी लड़ाई आतंकवादियों से थी और आतंकवादियों के गढ़ों को हमने ढाया, जो हमारे उत्तरदायित्व था सेना का, उसको पूरा किया। लेकिन पाकिस्तान ने इसको अपनी लड़ाई माना। ये उसका तरीका गलत था कि उसने आतंकवादियों की लड़ाई को अपने देश की लड़ाई बनाया। और हमने अपना जो रुख स्पष्ट किया, जो हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया, जो जिस ब्रीफिंग में हमें यह बताया गया कि हमारी सेना ने फिर साबित कर दिया है, 71 में भी उसको साबित कर दिया था, 2 टुकड़े कर दिया था उस देश को। 71 में भी उन्होंने वही गलती की थी और उसी गलती को फिर दोहरा रहे थे। तो उसको अब की बार जो सबक दिया है, उम्मीद है उस सबक के बाद वो दोबारा इस गलती की पुनरावृत्ति नहीं करेगा। बिल्कुल शौकत साहब, मैं वापस आता हूं आपके पास। प्रतीक जी, जैसे शौकत साहब ने कहा और भारत की सेना ने आज प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हमने आतंक के अड्डों को टारगेट किया, उनको तबाह कर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकवादियों के खिलाफ हमारी लड़ाई को अपने देश की लड़ाई बना करके, क्या फिर वो एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया? हेमंत भाई देखिए, जय हिंद और जय हिंद की सेना। जिस तरीके से 7 मई से लेकर के और आज तक प्रेस ब्रीफिंग में भी ये बताया गया और हमने देखा है कि भारतीय सेना ने अदम्य साहस और शौर्य दिखाते हुए जो दुश्मन देश है हमारा पाकिस्तान, उसके सैन्य ठिकानों को भी हमला किया, उनके जो अफसर थे उनको भी मारा, जो आतंकवादी जो अड्डे थे उनको भी मारा। लेकिन एक सोशल मीडिया पे आज एक वीडियो बड़ा चर्चा में, वो थोड़ा सा 10 सेकंड का मैं आपको सुनाऊंगा। जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। तो मैं यही कह रहा हूं कि क्यों अमेरिका ने, क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने आकर के एक ट्वीट किया कि सीज फायर होता है, और क्यों भारत ने उसके बाद में मतलब जो प्रधानमंत्री मोदी या जयशंकर जी, उन्होंने क्यों मान लिया कि सीज फायर होता है? आप बताइए, अमेरिका पंचायत करने वाला कौन होता है? हमारे बीच में जब 72 में जब शिमला समझौता हुआ था, तो हमारी ये बात हमने रखी थी कि जो भी कश्मीर, जो भी चाहे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो भी बात होगी वो बायलैटरल होगी, कोई भी तीसरा मुल्क पंचायत करने वाला कोई नहीं होता। और मुझे लगता है सेना ने जिस तरीके से नेस्तो नाबूद कर दी थी पाकिस्तान की एयरफोर्स, डिफेंस सिस्टम, उनके एयरबेस, हमें ज्यादा से ज्यादा 1 दिन चाहिए था। अगर 1 दिन मिल जाता हमको, और तो आप देखिए कि वहां के जो सारे आतंकवादी है वो हमारे पास होते। अब ये जो सेना के अंदर इसमें कमी नहीं थी, कमी रही दिल्ली की सरकार के अंदर। क्यों हमने, जो प्रधानमंत्री ने सीज फायर माना, जब हमारे को हाफिज सईद उन्होंने नहीं दिया, जब मसूद अजहर नहीं दिया, और 7 मई को हमने देखा था कि मुरीद के अंदर जो आतंकवादी जो ठिकाने पे जब हमने हमला किया था, वहां आतंकवादी मारे गए थे, तो उन आतंकवादियों का फातिया एक आदमी पढ़वा रहा था, वो था हाफिज अब्दुल रऊफ। उसको यूएस ने भी डिक्लेयर टेररिस्ट कर रखा है, उसके पीछे पाकिस्तान की आर्मी खड़ी थी। चलिए हम उनसे कम से कम वो आतंकवादी तो मांग लेते, हमें पता था ना वो पाकिस्तान के अंदर है। सीज फायर में कुछ तो शर्त रखते, क्यों पाकिस्तान ने पंचायत करके उसके अंदर क्यों सीज फायर करवाया, और क्यों प्रधानमंत्री मोदी या विदेश मंत्री ने क्यों सीज फायर मांग लिया? मुझे लगता है कि भारतीय सेना को 1 और 2 दिन का समय और देना चाहिए था, तो कम से कम आज पाकिस्तान के 2 से 3 टुकड़े हो गए होते। लेकिन प्रतीक भाई, इन सवालों का जवाब आज रात को 8 बजे जब देश के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन देंगे, तो उम्मीद करते हैं कि विपक्ष के भी तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हाँ हेमंत भाई, 10 सेकंड और लूंगा मैं जी। 10 सेकंड। कल और परसों 2 दिन डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, आज उनके बेटे ने ट्वीट करके बोला है कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ है उसका क्रेडिट मेरे पिता डोनाल्ड ट्रंप को जाना चाहिए।
तो भारत के लेकिन प्रधानमंत्री जब या हमारी विदेश सेनाओं मंत्री ने को कह या दिया रात कि को 8 हमारी बजे लड़ाई जो तो कर रहे हैं, आतंकवादियों उसमें के देना चाहिए। खिलाफ थी और हमने आतंकवादियों को टारगेट किया, उनको नेस्तनाबूद कर दिया, तो फिर उसके क्या हेमंत मायने भाई, हैं कि आतंकवाद और अमेरिका ने पाकिस्तान, ceasefire के लिए कहा या आतंकवाद किसी और और देश ने कहा, पाकिस्तान एक दूसरे का हमें पर्याय जो है। कार्रवाई करनी थी वो कर दी। आप ये सेना ने मानिए यह भी बताया कि हमारा ऑपरेशन मैं बोल रहा हूं, सिंदूर अभी आतंकवाद- खत्म नहीं हुआ है ना, सेना ने तो यह भी बताया। हेमंत भाई, आतंकवाद और पाकिस्तान एक दूसरे के पर्याय हैं, एक दूसरे के पर्याय हैं। आतंकवाद अगर आतंकवाद है तो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान है तो आतंकवाद है। हमको ये नहीं भूलना चाहिए, हमारी लड़ाई पाकिस्तान से ही है और पाकिस्तान ही आतंकवादियों को पाल रहा है। किस तरीके से आपने देखा था कि आतंकवादियों के पीछे जो पाकिस्तानी आर्मी खड़ी रहती है, तो हमारी लड़ाई सीधे सीधे तौर पे पाकिस्तान से है। जी गर्ग साहब, इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि सेना अगर एक दिन और मिल जाता तो पाकिस्तान को असली नानी याद दिला देती, नेस्ता नाबूद हो जाता पाकिस्तान, या जो दावे आपके थे कि पीओके हमारे हिस्से में होता, तमाम आतंकवादी और ज्यादा खत्म हो जाते। फिर वो कह रहे हैं कि अमेरिका ने इसकी घोषणा क्यों कर दी सीज फायर की, और हमें उसकी घोषणा को मानने के लिए बाध्य क्यों होना पड़ गया। देखिए हेमंत भाई, शुरू से कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलने की आदतन रही हुई है। आपने इससे पहले भी देखा होगा कि आपके पूर्व मुख्यमंत्री, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी साहब ने क्या कहा था कि आज तक एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत नहीं है। सिद्धारमैया जी जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि भारत को युद्ध नहीं करना चाहिए। मणिशंकर अय्यर जी ने क्या बोला था। इसके अलावा राफेल के बारे में यूपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने राफेल के बारे में नींबू मिर्ची के शब्द क्या किस तरीके इस्तेमाल किए। तो ये कांग्रेस की आदत बन चुकी है पाकिस्तान की भाषा बोलने की। और तो और छोड़ो, आज इनके सांसद बाड़मेर जैसलमेर से जो उम्मेदाराम जी बेनीवाल जी जो सांसद है, वो क्या बोल रहे हैं कि पहलगांव का में जो 26 मासूमों की हत्या की है उसमें धर्म को पूछ करके हत्या नहीं गई, इसका कोई प्रमाण नहीं है। अब बता दीजिए कि क्या कांग्रेस भारत के साथ है या पाकिस्तान के साथ है। किस तरीके से कांग्रेस बार बार पाकिस्तान की भाषा बोलती है। अब बता दीजिए कि 3:35 पे डीजीएमओ का कॉल आता है भारत को। 5:30 बजे अगर डोनाल्ड ट्रंप को होता तो हमारी बात तो 3:35 पे बात हो गई है। भैया यही फर्क है कि मोदी जी घर में घुस के मारते हैं, और एक आप थे 26/11 की जो घटना हुई थी बॉम्बे के अंदर, इसके बाद में आपने क्या किया। हमने घर में घुस के मारा है और 100 किलोमीटर दूर जाके मारा है। वहां के आतंकी ठिकानों को खत्म किया है, वहां के एयर डिफेंस को खत्म किया है, हमने एयरफोर्स को खत्म किया। वो है मोदी की बात। एक टिप्पणी देना चाहें इस पर जो हमने, भारतीय सेना में दम जब से मोदी जी आए तब से भारतीय सेना कितनी मजबूत हुई है, हमारे उसका साथ में पूरा विश्व ने देखा है। पूरे विश्व ने देखा कि हमारा एयर डिफेंस कितना मजबूत है। पूरे विश्व ने देखा है कि हमारी दूर संचार कितनी है। पूरे विश्व ने देखा कि चाइना कुछ के कहना आइटम चाह रहे हैं इस कैसे पर। होते हैं। एक सेकंड, एक जैसे छोटी खुश सी हो जाता टिप्पणी, है ना बिल्कुल बता के, 20 सेकंड उस तरीके से चाइना जी। के आइटम खुश हो गए थे वहां पे। गर्ग साहब मैं आ जाऊंगा, बाकी मेहमान भी हैं लोग जी। केवल पाकिस्तान की भाषा बोलना जानते हैं। अरे देश के साथ में रहो, गर्ग देश के साहब, साथ में रहो, देश की गद्दारी मत करो, गर्ग देश के लिए साहब, प्रूफ मत मांगो आप। गर्ग साहब, प्रतीक भाई, हेमंत भाई, मैं तो ये बोल रहा हूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला वो झूठ है। हमने डायरेक्ट बात करके उसके साथ मुझे ये बताइए, अगर सेना ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि क्या सेना ने बोला, आपको क्या सेना पे विश्वास नहीं है, भारत की सेना पे विश्वास नहीं है, आपको दूसरे देशों पे विश्वास है। यह इनका चरित्र दर्शाता है कांग्रेस का। सुनिए तो चरित्र दर्शाता है सुरेश गर्ग साहब और प्रतीक भाई दोनों, मैं वापिस आ जाऊंगा आपके पास में। बहुत खास मेहमान हमारे साथ हैं, संजीव श्रीवास्तव साहब जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार। जरा आपने जो सवाल उठाए हैं प्रतीक भाई, मैं उनसे पहले टिप्पणी ले लूं, फिर आप दोनों के पास ही आऊंगा मैं। श्रीवास्तव साहब, बहुत स्वागत है आपका भी इस चर्चा में। कांग्रेस पार्टी लगातार ये सवाल उठा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता को हमने क्यों स्वीकार किया, जब हम पहले ही कह चुके थे कि हमें भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी तीसरे की मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। और आज जो सेना ने कहा उसका संदेश और उसका अगर हम समझें कि क्या हमें लगातार हमारी मंशा यही थी कि हम आतंकवादियों को खत्म करें, और हमने आतंकवादियों के खिलाफ जो है अपने टारगेट फतेह कर लिए और इसलिए हमने सीज फायर मान लिया। जी जी अमन जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल आ रही सर। जी जी, देखिए हेमंत जी, मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं
कि भारत के सरकार के द्वारा, भारत के पूरी सेनाओं के द्वारा, हमारे पूरे इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा जो लक्ष्य हासिल किए जाने थे ऑपरेशन सिंदूर के तहत, वो हासिल कर लिए गए। और इस ऑपरेशन का जो लक्ष्य था वो पहलगाम के आतंकी हमले के लिए जो जिम्मेदार आतंकी संगठन थे उनको सजा दिलाने का था, उनके ऊपर कॉस्ट इम्पोज करने का था, उनके ऊपर डिफरेंस को इम्पोज करने का था, और जिसको कि हमने हासिल कर लिया है। पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, बल्कि पंजाब उनका जो सबसे प्यारा प्रोविंस है, जो कि वहाँ के हुक्मरानों का सबसे पसंदीदा स्थल है, वहां पर जाकर के जो सबसे बड़े आतंकी संगठन, जो इंडिया सेंट्रिक आतंकी संगठन है, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, लश्कर ए तोयबा हो, उनके हेडक्वार्टर्स को तबाह करना, ये बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ी कार्रवाई। और ये ऑपरेशन सिंदूर का निसंदेह लक्ष्य था कि इन आतंकियों को हम मिट्टी में मिलाएंगे। और वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था कि हम उनकी जो बची खुची जमीन को मिट्टी में मिला देंगे, वो हमने मिलाने का कार्य किया है। दूसरा, जो इस पहलगाम के आतंकी हमले के बाद जो हमारी कार्रवाइयां थी वो बहुत ही कम्प्रहेंसिव थी। सिंधु जल समझौते का स्थगन भी एक कार्रवाई, जो पाकिस्तान से सभी तरीके का आयात रोक देना भी कार्रवाई, बाघा अटारी बॉर्डर को क्लोज करना भी कार्रवाई। तो इसमें डिजिटल स्ट्राइक भी हमने किया, अनेक सोशल मीडिया को और फेक न्यूज चलाने वाले चैनल्स को, अकाउंट को ब्लॉक किया और हर तरीके से पाकिस्तान को घेरने की कोशिश की। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक में भी जाकर के हमने इस तरीके की जो है अपनी बातें रखी कि पाकिस्तान को हर तरफ से बेनकाब करने की कोशिश की, और आतंक की जड़ों पर जो प्रहार करने का जो कार्य किया वो तो सबसे बड़ा कार्य था। तो मेरा मानना है कि ये जो ऑपरेशन का लक्ष्य हासिल हुआ है और हम इसमें सफल रहे हैं। जहां तक पीओके की बात है, तो वो देखिए बड़े ऑपरेशन, वो इसके लिए बड़ा ऑपरेशन चलाना पड़ेगा। मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि जब बांग्लादेश में भारत की सेनाओं के द्वारा 1971 के समय में जो युद्ध लड़ा गया था, उसमें हमें हमारी सेनाओं को तैयार होने में 6 महीने का समय लगा था। जनरल मानेक शॉ ने 6 महीने का लगभग समय मांगा था श्रीमती इंदिरा गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, और उसके बाद जाकर के एक बड़ा ऑपरेशन हुआ और बड़ा युद्ध लड़ा गया, और उसके बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ। तो पीओके का जो लक्ष्य है वो बड़ा लक्ष्य है, और उसके लिए बड़े ऑपरेशन की आवश्यकता है, बड़ी कार्रवाइयों की आवश्यकता है, जिसका कि समय आएगा। और ये पाकिस्तान के आंतरिक हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इंटरनल जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं पाकिस्तान के, वो लगातार इस तरफ वो स्पष्ट रूप से संकेत दे रहे हैं कि वो दिन भी अवश्य आएगा कि जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग आजाद होंगे और अपने वो मूल स्थान पे आएंगे, वो भारत में उनका विलय होगा। तो उसके लिए श्रीवास्तव साहब, चूंकि देखिए विपक्ष और देश के भीतर भी कुछ आवाज ऐसी उठ रही है और ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि हमने पाकिस्तान और भारत के बीच में अगर दोनों देशों ने मिलकर के सीज फायर कर लिया या युद्ध कर लिया तो वो अलग बात थी। हमारा संदेश पूरी दुनिया को पहले भी यही रहा कि भारत और पाकिस्तान के मसले पर हम किसी तीसरी शक्ति का मध्यस्थता नहीं चाहते हैं। लेकिन अमेरिका की तरफ से जो पहले ट्वीट आया उसे लेकर ये सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या अमेरिका की मध्यस्थता के चलते भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर किया और हमारा संदेश पूरी दुनिया में इससे क्या गया? देखिए, एक बात मैं आपके दर्शकों को और आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि अमेरिका के द्वारा जो भी इसमें एक भूमिका निभाई गई, वो एक डी एस्केलेशन के लिए अमेरिका ने अपना सहयोग प्रदान किया। अपने द्वारा एक गुड ऑफिसेस का इस्तेमाल करते हुए जो वार्ता का जो वातावरण तैयार किया, और इस प्रक्रिया में सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि ईरान, सऊदी अरबिया, यूएई, कतार जैसे राष्ट्रों ने भी भूमिका निभाई। लेकिन उन राष्ट्रों के द्वारा, उन सभी के द्वारा, इसमें अमेरिका की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने एक वातावरण निर्मित किया, एक सहयोग प्रदान किया, लेकिन इसको मैं मध्यस्थता नहीं कहूंगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में एक बात बहुत स्पष्ट रूप से है कि भारत कभी भी पाकिस्तान के संदर्भ में जो भी इश्यूज है, जो भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज पाकिस्तान के हैं, वो सिर्फ और सिर्फ शिमला समझौते और लाहौर डिक्लेरेशन के आधार पर ही तय हो सकते हैं। और शिमला समझौते और लाहौर डिक्लेरेशन में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो भी आउटस्टैंडिंग इश्यू भारत और पाकिस्तान के बीच में होंगे वो द्विपक्षीय तरीके से ही हल होंगे। उसमें तीसरे पक्ष की मध्यस्थता दोनों पक्षों को कभी भी स्वीकार नहीं होगी। पाकिस्तान भी इस बात को जानता है।
इसी वजह से मेरा मानना है कि ये मध्यस्थता नहीं थी, एक सहयोग प्रदान किया था अमेरिका ने, अन्य राष्ट्रों ने भी सहयोग प्रदान किया था। राइट सर। और अल्टीमेटली ये जो बातचीत हुई है, दो डीजीएमओ के बीच की बात हुई है, और उसके बाद ये जो मैटर है वो द्विपक्षीय बातचीत से ही हल हुआ है। और इसमें मैं किसी तरीके के मध्यस्थता के किसी रोल को मैं बिल्कुल भी नहीं देखता। ये कहना गलत है कि इसमें किसी ने मध्यस्थता की है तब जाकर कैसा हुआ है। एक सहयोग प्रदान किया है, एक अपने गुड ऑफिसेस के माध्यम से एक वातावरण को निर्मित किया है, और उसमें अनेक राष्ट्रों ने भूमिका निभाई। सिर्फ अमेरिका का ही नाम क्यों है, उसमें ईरान के विदेश मंत्री भी आए थे, अन्य राष्ट्र भी आए थे। और ये जो मसला है आतंकवाद से जुड़ा हुआ था, ये मसला शांति, सुरक्षा, स्थिरता से जुड़ा हुआ था। तो ऐसे में अनेक राष्ट्र इसको लेकर के अपने अपने प्रयासों को उन्होंने किया। श्रीवास्तव साहब, इसलिए अमेरिका को लेकर के सवाल उठे क्योंकि बाकी राष्ट्रों ने किसी तरह का ट्वीट करके इस तरह से नहीं किया। अमेरिका ने ट्वीट करके बाकायदा बोला मेरी दोनों राष्ट्रों से बातचीत हो गई है, शुभकामनाएं, और दोनों सहमत हुए। देखिए, अमेरिका हो सकता है कि के अमेरिका अपनी पॉलिटिक्स खेलना चाह रहा, वो इंटरनेशनल फूफा बनने का उसे शौक हो सकता है कि वो अपना दिखाना चाह रहा हो, पूरी दुनिया में अपना एक मैसेज, अपना एक दबदबा दिखाना चाह रहा हो। बाकी हमारी तो दोनों देशों के बीच की बातचीत हुई, और हमने तो, हमारी सेनाओं ने भी क्लियर किया कि भाई हमने अपने टारगेट जो अचीव किए, और हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। हमारी सेनाओं ने यह भी कह दिया कि भाई अभी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो क्लोज नहीं हुआ है, बंद नहीं हुआ है। देखिए, मैं एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अमेरिका और भारत के जो संबंध है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो स्ट्रेटेजिक अलायंस नहीं है। हम अपने जो निर्णय है उसमें रणनीतिक स्वायत्तता का इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के आधार पर अपने निर्णय हम स्वयं लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अगर कुछ कह दिया तो उसका अर्थ ये नहीं है कि भारत उसको मान लेगा। उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान, आपके दर्शकों को याद होगा कि इमरान खान अमेरिका की यात्रा पर गए हुए थे, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप ने तब भी एक मध्यस्थता की बात कह दी थी, लेकिन बाद में उनको अपने शब्दों को वापस लेना पड़ा था, बैक ट्रैक करना पड़ा था, और व्हाइट हाउस को सफाई देनी पड़ी थी कि नहीं हमारा आशय ये नहीं था। क्योंकि अमेरिका को हमने बार बार इस बात को बताया है कि भारत और पाकिस्तान के जो विषय है वो नितांत बायलैटरल है, उसमें तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं। बिल्कुल श्रीवास्तव साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई, हम सबका ज्ञानवर्धन किया, इसके लिए भी बहुत शुक्रिया आपका। मैं समझता हूं प्रतीक जी जवाब मिल गया होगा, जो आप बार बार अमेरिका को इतने तवज्जो देते हैं और कहते हैं कि वो कोई इंटरनेशनल फूफा की जिम्मेदारी में, ऐसा नहीं है। उसका ट्वीट कर देना यह नहीं दिखाता कि उसने मध्यस्थता की। हम तो आज भी उसी लाइन पर हैं। हेमंत भाई, मैं तो एक ही जो ट्वीट है उसको कोट कर रहा था। श्रीवास्तव साहब ने तो बोला कि बहुत सारे देशों ने इसमें मध्यस्थता निभाई है या बातचीत करने के लिए अपनी भूमिका इसके अंदर निभाई है, तो ये तो और ज्यादा सीरियस मैटर है। आप देखिए इस बात को। अच्छा, क्यों सहयोग मांगा हमने? श्रीवास्तव साहब क्यों सहयोग मांगा? जितना सवाल आपने पूछा था, अमेरिका फिर पाकिस्तान की साहब लड़ना, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो, कांग्रेस की पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो, आप पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठी बीजेपी, आपका प्रधानमंत्री। अरे ये देखिए, आप पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठे हो। फर्क आता है। सहयोग क्यों मांगा? क्यों मांगा सहयोग? किसने कहा? और देशों का सहयोग? भारत ने कभी सहयोग मांगा नहीं है। भारत ने कभी सहयोग नहीं मांगा। आपके नेता हैं जो बोलते हैं, आज आपके सांसद ने सबूत मांगने की बात की है। आप एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने की बात करते हो, आप सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने की बात करते हो, सेना का मनोबल गिराया है। बात करते हो, केवल पाकिस्तान की भाषा बोलने का काम आपने पाकिस्तान को सेना का मनोबल। आप दोनों ही देशद्रोही नहीं है, इसी देश का हिस्सा है। अब शांत हो जाइए। पॉलिटिक्स एक स्तर तक हो, अच्छी बात है। मैं दोनों से गुजारिश कर रहा हूं। गर्ग साहब इतना सुनिए ना। गर्ग साहब अब शांत होइए। प्रतीक भाई सुन लीजिए। मैंने आपके हर सवाल को संजीव श्रीवास्तव साहब के सामने रखा, जो हमसे ज्यादा विदेश मामलों को समझते हैं, जानते हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, इतना गुस्सा किस बात का है गर्ग साहब? ठीक है, मैं आ जाऊंगा आपके पास, आप नहीं रुक रहे हैं। शौकत साहब जो श्रीवास्तव साहब ने कहा है, और जाहिर सी बात है, देखिए विपक्ष के अपने एक सवाल होते हैं, उससे इनकार नहीं है। और आज जब प्रधानमंत्री देश के सामने अपनी बात रखेंगे, अपना संबोधन रखेंगे, उम्मीद है, क्या आपको भी उम्मीद है कि सेना से इतर जो पॉलिटिकल सवाल है उनका जवाब तो प्रधानमंत्री देंगे? शौकत साहब देखिए हेमंत भाई, आपको अगर याद हो तो परसों की हमारी जो डिबेट थी, जब सीज फायर हुआ था जी, उस वक्त भी मैंने ये कहा था
कि हमारी सेनाओं की परफॉर्मेंस का जहां तक सवाल है, जो उनका कर्तव्य का जो उन्होंने निर्वाह किया है, जो दुनिया में उसने अपनी बहादुरी का डंका बजाया है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हमने अपना उद्देश्य प्राप्त किया, जितने भी आतंकी ठिकाने थे उनको तबाह किया, लेकिन इसमें एक ही प्रश्न था जो मैंने किया था कि ये तो सब कुछ ठीक है, लेकिन इसकी जो सीज फायर है उसकी शर्तें क्या होंगी। क्या हमने, एक सवाल था उसमें छोटा सा, कि हमने सांपों को मारा है। मैंने ये कहा था कि सांप ही मारना काफी नहीं है जब तक सांप की मां को नहीं मारा जाएगा। यानी ठीक है सर, ठीक है आतंकवादी साहब जी। शौकत साहब बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन इस पे किसी को कोई शक सुबह होना नहीं चाहिए। जब हमारी सेना ने बाकायदा प्रूफ के साथ, और हमारे प्रूफ से पहले तो दुश्मन की तरफ से प्रूफ दिखा दिया गया पूरी दुनिया को कि कैसे हमने उसका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया, कैसे हमने उसके एयरपोर्ट्स को तबाह किया, और कैसे हमने उसके घुस करके उसके घर के भीतर जाकर के हमने मारा है। इसीलिए हिम्मत भाई मैं कह रहा हूं कि फौज की परफॉर्मेंस के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं सकता। हमारी पॉलिटिकल लाइन अलग हो सकती है। राजपुरोहित साहब एक छोटी सी टिप्पणी, बिल्कुल समय नहीं, अंतिम टिप्पणी आपकी, बिल्कुल आखिरी टिप्पणी। जी इस अच्छे सब्जेक्ट पर अच्छी डिबेट के अंदर पॉलिटिक्स लाना मेरे ख्याल से भारत को शोभा नहीं देता। मैं अपॉलिटिकल हूं, लेकिन इस किस्म की डिबेट हमारे देश के लिए बहुत ही शर्मनाक विषय है। ये हम सबको दुख देता है, सैनिक होने के नाते दुख देता है। मैं ये सिंपल तरीके से कहना चाहूँगा कि अगर हमारे संविधान को देखें, संविधान में क्या कहता है कि ऐसी हालात में निर्णय कैसे लेना चाहिए। अगर आपको ध्यान है तो बताएं, वरना मैं बताता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमने एक सीसीएस बनाया हुआ है, सीसीएस के मेंबर्स निर्धारित हैं, सीसीएस के मेंबर्स बैठ करके ऐसे निर्णय लेंगे, और इन जो देश हित में निर्णय है वही, उसी को सर्वोपरि मान करके भारत ने अब तक जो निर्णय लिए हैं वो लिए हैं। और देखिए, सवाल ये चलते रहेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि आज जब प्रधानमंत्री 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे तो बहुत सारे सवालों के जवाब उनके जरिए भी देश की जनता और विदेश के लोगों को भी मिलेंगे, और उसका हमें इंतजार है। लेकिन हमारी सेनाओं ने दिखा दिया कि पाकिस्तान में कुछ पल भी हमारे सामने टिकने का दम नहीं है। जिस तरीके से तबाही का मंजर पाकिस्तान से सामने आया और पाकिस्तान ने आगे बढ़कर के सीज फायर की बात को माना, ये हम सब के लिए, हमारी सेनाओं के लिए हमेशा गर्व की बात है कि हमारी सेना हमेशा सर्वोच्च बलिदान के लिए तैयार है और इस देश की एकता, अखंडता और हमारी संप्रभुता की रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है। इसमें किसी को कोई शक नहीं है।